हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज हम बात करेंगे प्रिकॉशंस ऑफ द वैल्यू एडेड मेथड के बारे में, जो कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड को हम यूज करते हैं। देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। देखो सबसे पहले हम इसका मतलब जानते हैं कि असल में जो प्रिकॉशन वर्ड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने वाले होंगे विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, तब हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, हम किन किन आइटम्स को उसमें जोड़ेंगे और किन किन को हम उसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो आइए देखें पहला वाला पॉइंट इसमें क्या लिखा है। वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नेवर इंक्लूडेड। कहने का मतलब क्या हुआ यहां पे कि अगर आपने कोई सेकेंड हैंड गुड्स का सेल या परचेज करा है सर, उसके द्वारा कोई भी अगर वैल्यू अगर ऐड होती है इकोनॉमी के अंदर, तो आप उसको कभी भी नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के अंदर शामिल नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? लेकिन क्योंकि जिस साल के अंदर वो पहली बार बने थे उस साल के जीडीपी के अंदर, उस साल के नेशनल इनकम के अंदर वो ऐड हो चुके हैं। और अगर आपने दोबारा से उसको सेल करा और अगर आपने उसको सेल करने वाले साल के अंदर फिर से ऐड कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपने एक ही चीज को दो बार ऐड कर दिया। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम यहां पे आपके सामने आ सकती है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ है कि एनी कमीशन या ब्रोकरेज, अगर उस सेकंड हैंड गुड को बेचने के लिए आपने कोई कमीशन या ब्रोकरेज किसी को पे करी है, तो सर वो इंक्लूड होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस आदमी ने आपको उसके बदले सर्विस दी है, मतलब उसने आपका सामान मार्केट में बिकवाया है, उसने आपको सर्विस दी है और उसकी सर्विस पहली बार मार्केट में आई है। और ध्यान रखिएगा, गुड्स भले ही आपके सेकंड हैंड हो जाए लेकिन सर्विसेज कभी भी सेकंड हैंड नहीं होती हैं। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स आर इंक्लूडेड। अगर जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी है जो कि अपने खेतों में काम कर रहा है, फार्मर है, उसने अगर मार्केट के अंदर सेल करने के लिए 1000 किलो गेहूं अपने खेतों में उसने कल्टीवेट किया और उसमें से अगर 100 किलो गेहूं उसने अपने लिए निकाल लिया, तो क्या आप जानते हो जीडीपी के अंदर कितना ऐड होगा? कितना वैल्यू ऐड करी है उसने? क्या उसने पूरे 1000 किलो गेहूं का कल्टीवेशन ऐड करा है? क्या पूरा का पूरा जीडीपी के अंदर ऐड होगा? या फिर 900 किलो जो उसने मार्केट में बेचा, क्या वो 100 किलो हम जीडीपी के अंदर ऐड नहीं करेंगे जो उसने अपनी फैमिली के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया है? इसका जवाब है सर पूरा 1000 किलो गेहूं, 1000 किलो गेहूं जो है वो जीडीपी के अंदर ऐड होगा। मानते हैं कि उसने 100 किलो गेहूं मार्केट में सेल नहीं किया, लेकिन आप अगर ध्यान दो तो उसको भी बनाने पे उसका पैसा लगा है, फैक्टर कॉस्ट लगी है उसके ऊपर, इसीलिए उसको भी हम जीडीपी के अंदर इंक्लूड करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नेवर इंक्लूडेड। इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो रीसेल पर्पस से मार्केट से लिए जाएं या फिर उसको फर्दर किसी और फॉर्म में आपको ट्रांसफॉर्म करना हो, उन्हीं को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि जीडीपी के अंदर हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू ऐड होती है और फाइनल गुड्स पे हम तभी पहुंचते हैं जब हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। इसका मतलब साफ हुआ कि फाइनल गुड्स के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू पहले ही ऐड हो चुका होता है, और अगर आपने इंटरमीडिएट गुड्स को फिर से जोड़ दिया तो इसका मतलब कि आपने एक ही गुड की वैल्यू को दो बार जोड़ दिया है। अगेन इट विल लीड टू डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट फिर लिखा है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नेवर इंक्लूडेड। आपने अगर ऊपर ध्यान दिया होगा, जब आपने गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए थे बाहर, उसको हमने ऐड करा था जीडीपी के अंदर, लेकिन अगर सर्विसेज पर्सनल यूज के लिए आप यूज कर रहे हैं सर, वो कभी भी ऐड नहीं होती हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सर्विसेज की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक हाउसवाइफ है, वो अपने बच्चों को घर के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाती है, और फिर मान लेते हैं कि वही लेडी बाहर जाके एक स्कूल में काम करती है या किसी को होम ट्यूशन पढ़ाती है, वहां पर उसको फीस मिलती होगी। देखो काम तो वो एक ही
सेम काम कर रही है, घर में भी अपने बच्चों को पढ़ा रही है और बाहर जाके वो किसी और के बच्चों को पढ़ा रही है। क्या बेच रही है वो सर्विस बेच रही है। लेकिन बाहर जो वो बच्चों को जाके पढ़ा रही है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना, उसके हाथ में जो फीस आ रही है वो साफ साफ उसकी एक मार्केट वैल्यू हमको दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो वो लेडी अपने बच्चे को पढ़ा रही है अपने घर के अंदर आके, उसका मार्केट वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, गुड्स की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना आसान है, लेकिन सर्विसेज का मार्केट वैल्यू अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करते हो तो निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए उसको हम कभी भी शामिल नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंप्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड। आप अगर देख पा रहे हैं, अगर मैंने कोई मकान, अपना कोई हाउस मैंने किसी को रेंट पे दे रखा है तो सर वो तो हम जानते ही है कि इंक्लूड होगा ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में खुद रहता हूं, मैंने अपने ही घर के अंदर एक शॉप खोल ली, रेंट पे नहीं लिया, क्या वो जो मैं पर्सनल यूज कर रहा हूं अपनी प्रॉपर्टी, क्या उसका भी रेंट जो कि मैं किसी को पे नहीं कर रहा हूं क्या इंक्लूड होगा? सर आंसर है बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर प्रॉपर्टी की अपनी एक रेंटल वैल्यू होती है। आप चाहे उसको रेंट पे दो या आप उसको पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करो, उसका वैल्यू ऐड होगा सर, क्योंकि एज पर द रेंट कंट्रोल एक्ट उसका एक मार्केट वैल्यू, एक रेंटल वैल्यू उसकी है। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया होता तो डेफिनेटली उसने आपको रेंट कमा के दिया होता। तो एक तरह से वो रेंट आप किसी और को ना दे के अपने आप को दे रहे हो। याद करिए 11th क्लास में चैप्टर था माइक्रो के अंदर कॉस्ट नाम का, उसके अंदर दो तरह की कॉस्ट थी, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब इकोनॉमिक्स उसको भी कॉस्ट मानती है जो आप किसी और को पे ना करके अपने आप को पे करते हो। तो ये कुछ वैसा ही है। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे नहीं दी है, आप उसके ऊपर खुद ही काम करते हो, इस्तेमाल करते हो, तो एक तरह से आप रेंट किसी और को ना पे करके अपने आप को पे कर रहे हो। रेंटल वैल्यू उसकी है सर, वो इंक्लूड होगी। फिर लिखा है चेंज इन स्टॉक विल बी इंक्लूडेड। अब चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, इसको दूसरे वर्ड्स में हम बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कई बार पढ़ा है हमने, लेकिन यहां पे ऐसा क्यों लिखा है कि उसको हम ऐड करते हैं सर? इसलिए ऐड करते हैं, याद करिए, आपने सामान बनाया था बेचने के मकसद से, लेकिन बिका नहीं वो, कुछ सामान आते आते साल के एंड में बेच नहीं पाए आप, उसी को हम नाम क्या देते हैं? अनसोल्ड स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का नाम देते हैं। जरा सोचिए 2 मिनट के लिए, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या होगा? इस साल का क्लोजिंग स्टॉक जो बेच नहीं पाए वो अगले साल का क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक। और हमने क्या सीखा है कि जो गुड्स हम साल के एंड में आते आते नहीं बेच पाते, वो कहीं ना कहीं अगर वो इंटरमीडिएट भी है तो वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं सर। इसका मतलब है कि वो फाइनल गुड्स होने के नाते नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट बने, और इन्वेस्टमेंट हमेशा नेशनल इनकम के अंदर काउंट होती है सर। इसीलिए अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू हमेशा जीडीपी के अंदर जुड़ती है, या उसको मैं चेंज इन स्टॉक का नाम भी दे सकता हूं। और लास्ट है सेल एंड परचेज ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। देखिए पूरी बात क्या लिखी हुई है, सेल एंड परचेज ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे कि शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। ये कभी भी इनका लेन देन स्टॉक मार्केट में जो होता है, इनका वैल्यू, इनको बेचकर आपने जो पैसा कमाया, ये कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती सर? क्योंकि इसमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता है, इसमें सिर्फ पेपर वर्क है। कल को 300 शेयर आपके नाम पे, अब वो शेयर किसी और के नाम पे हो चुके हैं सर, इसमें ना तो कोई गुड है ना कोई सर्विस है। आप शेयर को क्या गुड्स का नाम दोगे? क्या आप शेयर को सर्विसेज का नाम दोगे? आप इसे कुछ नहीं कह सकते सर। इसीलिए ये सिर्फ पेपर वर्क है और इनकी गिनती कभी भी गुड्स या सर्विस के अंदर नहीं हो पाती है। इसीलिए इनका लेन देन, इनके ट्रांजैक्शंस की वैल्यू कभी भी जीडीपी का पार्ट मानी नहीं जाती। लेकिन फिर से बात आती है, अगर आपके स्टॉक ब्रोकर ने आपको सर्विस दी है आपके शेयर को बेचने या मार्केट से खरीदने के लिए, तो सर उसकी सर्विसेज पे जो आपने पैसा उसको दिया होगा, उसमें सर्विसेज दी हैं। और ऊपर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज पे होती है किसी की सर्विसेज के लिए, तो सर उसको हम शामिल करते हैं। तो ये था हमारा वैल्यू एडेड मेथड का प्रिकॉशन। अगली वाली जो आएंगी वीडियोस, उसके अंदर हम बाकी मेथड्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख के दे सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।